दो तीन चीजें हैं राजीव भाई साहब जो मैं आपसे जानना चाहूंगी। हमारे देश में अभी भी 80% महिलाएं होम मेकर्स हैं जी जो अपने लिए कुछ नहीं करती, पूरी जिंदगी अपने परिवार को सजाने संवारने में निकाल देती हैं। और चूंकि मैं एक काउंसलर हूँ, कोच हूँ, तो ऐसे कई सारे किस्से मेरे पास आते हैं जहां वो कई बार निराश हो जाती हैं। यानी वो जो सेवाएं देती हैं, जो सर्विस देती हैं, उसके बदले में उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता। लेकिन मुझे लगता है कि देश और समाज बनाने में उनका जो योगदान है उससे बड़ा किसी का नहीं है। बेशक बेशक। उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा मनीषा कि ऐसा नहीं सोचें कि हमें रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता, क्योंकि जब आप परिवार का निर्माण करते हैं, परिवार के लिए अपने समस्त जीवन समर्पित करते हैं, तो आपके परिवार से आपकी संतानों में आपका बेटा या बेटी जो कुछ भी बना, या आपकी माँ जो भी रही होंगी, हो सकता है वो आपकी तरह इस तरह के बाहरी जीवन में अपने आप को रेखांकित न कर पाई हो सकता है, मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ, लेकिन आपने किया। तो आपने ये जो रेखांकन किया है, इस रेखांकन का कारण तो आपकी माँ ही है ना। इस रेखांकन का जो एक्चुअल घनत्व है वो तो वहीं से शुरू हो रहा है। तो रिकॉग्नाइजेशन एक सापेक्ष शब्द है। हम यदि परिवार के स्तर पर भी अपनी संतानों को, अपने देवर को या अपने पति को या अपने घर में जो कुछ भी है, जो भी रिश्तेदार हैं, उनको यदि हम सही दिशा देने में मदद करते हैं, यदि वो सही दिशा पर चल रहे हैं, तो उनका कोई सहयोग करते हैं, उन्हें मार्गदर्शन दे देते हैं, तो समाज आपको, बाहरी समाज पूजे या न पूजे, जाने न जाने, लेकिन आपकी उपलब्धि जो है वो किसी भी तरह से उन लोगों से कम नहीं, उन महिलाओं से कम नहीं है, बल्कि ज्यादा है। जो देश भर में जानी पहचानी जाती है। उनकी बुनियाद तो उनकी माँ से ही शुरू होती है ना। अब बुनियाद तो सामान्यतः दिखाई भी नहीं देती, लेकिन महत्व बुनियाद का उससे कम नहीं हो जाता। हाँ, लेकिन ये भी होना जरूरी है, ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये भी है कि यदि घर की किसी महिला में किसी भी तरह का कोई टैलेंट है, तो उस परिवार के पुरुष वर्ग के जितने भी किरदार हैं, उनका भी ये उतना ही दायित्व बनता है जितना वो महिला का है, कि वो उस महिला के उस टैलेंट को आगे आने के लिए उसे प्रोत्साहन दे, उसे स्वतंत्रता दे, उसे स्वायत्तता दे। यदि ऐसा करती है तो वो महिला जो अभी तक केवल एक परिवार का भला कर पा रही है, वो पूरे समाज का, पूरे देश का और पूरी दुनिया का भला करती हैं, कर रही हैं, कर सकती हैं। हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं। जो महिलाओं को कुछ ना कुछ काम समाज के लिए करना ही चाहिए, ऐसा हम माने। क्योंकि आज का जीवन कैसा है कि परिवारों में उतनी ज्यादा व्यस्तता की जरूरत नहीं है कि पूरा दिन आपको देना पड़े। बहुत सारी सुविधाएं हमें अवेलेबल है, तो महिलाओं को अपना योगदान समाज निर्माण में और देश निर्माण में देना ही चाहिए। देना चाहिए, बिल्कुल। यदि महिला की स्थिति ऐसी है तो, क्योंकि मनीषा, यदि कोई ऐसी महिला है जो सामान्यतः आपके यहाँ हमारे घर में आया आती है काम करने वाली, अब उसकी स्थिति तो ऐसी होती है कि वो एक घर में जाती है, एक घर से दूसरे घर में उसका पूरा दिन ही लोगों के घर में काम करते करते, बर्तन मांजते, झाड़ू निकालते हुए चले जाता है। और उसके घर की स्थिति ये होती है कि ये कमाने वाली महिलाएं जो कुछ भी कमा कर घर लाती है, तो उसके घर का पुरुष वर्ग उसे शराब में उड़ा देता है। ऐसा मैं इंदौर की कई कॉलोनीज में मैंने एक सर्वेक्षण किया था विश्वविद्यालय के समाज शास्त्र विभाग के लिए। उसमें ये बात बहुत ज्यादा प्रतिशत से उभर कर सामने। तो अब वो ऐसी महिला के लिए तो यही है कि उनके घर वाले जो पुरुष हैं, पहले वो अपने आप को सुधारें, वो अपना विश्लेषण करें, तो फिर ये घर घर जाने वाली आया हो सकता है घरों के आनुपातिक संख्या को कम करने के बाद सामाजिक गतिविधियों में भी आ सकती है। क्योंकि आर्थिक स्थिति भी इसके लिए बहुत जिम्मेदार है। आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि आप सब ये कर सकती हैं, लेकिन आपके घर में काम करने वाली की आर्थिक स्थिति ऐसी हो, ऐसा तो कोई जरूरी भी नहीं मनीषा। पर यदि वो ईमानदारी से, सम्मान से काम करके अपने आजीविका चला रही है, अपने बच्चों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रही है, तो इससे बड़ा योगदान क्या है? उनका योगदान आपसे कतई कम नहीं है, आपसे कतई कम नहीं है। वो कहा भले ही ये जाए कि भाई वो परिवार के लिए ऐसा कर रही है, लेकिन सही बात तो ये है कि यदि किसी दूसरे के घर जाकर वो झाड़ू निकाल कर स्वच्छता ला रही, तो ये भी तो देश की ही स्वच्छता का काम है। बिल्कुल।
अभी अगर हम इतिहास की तरफ देखें तो जब जब भी क्रांतियां हुई हैं, जी, कविता का और कवियों का एक बड़ा रोल रहा है। बिल्कुल निश्चित। आज के समय में क्या आपको लगता है कि किसी क्रांति की जरूरत है, नंबर वन, और है तो कवि का और कविता का उसमें क्या रोल होना चाहिए? 3 प्रश्न हैं आपके। पहला कि नंबर 1 क्रांति की ज़रूरत है, तो मेरा मानना है कि दुनिया में क्रांति की ज़रूरत हमेशा रहती है, आज भी है। यदि हो जाए क्रांति तो भी उसके बाद है, क्योंकि क्रांति का अर्थ होता है क्रमबद्ध सुधार, निरंतर सुधार, और सुधार की गुंजाइश कभी कम नहीं होती। इसलिए आज के समय में तो ज्यादा जरूरत है क्रांति की। दूसरा, उसमें कवि का क्या योगदान है। तो निश्चित तौर पर जितनी भी क्रांतियां हुई हैं अभी तक दुनिया भर में, उसमें कवियों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। बड़ा महत्वपूर्ण योगदान साहित्यकारों और लेखकों का है। जैसे सबसे पहले हम क्रांति की बात यदि बाहर से शुरू करें तो बोल्शेविक क्रांति हुई सोवियत रूस में, तो 1919 की बात है। तो वहाँ के लेखकों का योगदान था, जो लेनिन थे, कार्ल मार्क्स थे। इन्होंने जब दास कैपिटल लिखी, इन्होंने जब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी, तो एक क्रांति हो गई। ऐसे ही 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई, स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व के लिए। तो उस क्रांति की बुनियाद में भी तमाम कवियों का योगदान था, लेखकों का योगदान था। वहां पर रूसो हुए, जिनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट को वहां के नौजवान अपने तकिए के नीचे उस पुस्तक को रखकर सोते थे, इतना आदर करते थे। और वो शुरू ही होती सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक की पहली लाइन ही है कि अ मैन इज बोर्न फ्री बट ही इज फाउंड एवरीवेयर इन चेन्स। हम भारत में आए तो भारत में 1947 की जो क्रांति हुई, उसकी बुनियाद में तो कवियों का कितना योगदान है। जनगण मन से लेकर वंदे मातरम तक जो उस समय गाए जाते रहे, जिनके कारण देश के युवाओं में और गुलाम भारतीयों में स्वाभिमान का लावा दौड़ने लगा, तो वो वंदे मातरम था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। रविंद्र नाट्यगृह के जनगण मन को हमने जो बाद में राष्ट्रगान के रूप में हमारे सामने आए, पोएट्री थी, ये कवि का योगदान था। उसके बाद स्वतंत्र होने के बाद फिर भारत में क्रांति हुई, हम जिसे जयप्रकाश नारायण की क्रांति कहते हैं। 1975 में 76 में इमरजेंसी के समय जब रामलीला मैदान दिल्ली में सारे के सारे लोग इकट्ठे हुए जयप्रकाश के नारायण में, तो उसके पीछे एक कविता लिखी हुई थी, एक कवि की वाणी थी। वो रामधारी सी दिनकर की कविता थी कि काल के घर घर नाथ से ये सदा आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो वहां पर भी जो योगदान रहा उसके बाद वो कविता का योगदान रहा। और वर्तमान में भी, आज की तारीख में भी, यदि इस देश की समस्याओं को, इस देश की राजनीतिक विद्रूपताओं को हजारों नहीं लाखों लोगों के सामने कोई अभिव्यक्त करता है और जिस पर जनता विश्वास करती है, तो वो कवि है। इंदौर का ही मैं उदाहरण लूं, इंदौर में सारी मिलें बंद हो चुकी, लेकिन बंद मिलों के मजदूर इकट्ठे होकर गणेश उत्सव के समय मालवा मिल चौराहा इंदौर पर एक विराट अखिल भारतीय कवि सम्मेलन पिछले 20 साल 21 साल से करवा रहे हैं, और मैं उसे हर साल करता हूं। बंद मिल के हजारों मजदूर इकट्ठे होते हैं, रात भर कवियों की कविताएं सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि हम मजदूरों की बातों को उनके सामने से उठाकर मंच से कहते हुए सियासत के सामने रखते हैं। सियासत कुछ कार्रवाई करे या नहीं करे यह अलग बात है, लेकिन मजदूरों के दिल में यह विश्वास है कि कवि बोल रहा है तो यह सही बोल रहा है और पूरी जीदारी के साथ बोल रहा है। आज सामान्यतः मीडिया के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि ये बिकाऊ है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, लेकिन कवियों पर यह आरोप नहीं लगता कि ये बिकाऊ है, क्योंकि कवि अभी भी मंच पर जाता है तो वो मां सरस्वती को नमन करने के बाद जब बोलना शुरू करता है तो फिर उसके लिए न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है, वो हर हाल में निष्पक्ष है। और उसकी निष्पक्षता ही उसकी ताकत है, उसकी निष्पक्षता ही उसका साहस है। और इसीलिए कवि और कविता को आज जितना मिल रहा है उतना तो बहुत सारे फिल्म स्टार्स को नहीं मिल रहा है। आज के समय में मेरे से जूनियर कई कवि मित्र ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए प्रति मिनट केवल बोलने का ले रहे हैं और दुनिया उन्हें दे रही है। तो ये कविता की ताकत है।